Hello students, welcome to my YouTube channel and please like, share and subscribe the channel and share this video with your friends as much as possible। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जनरल बजट की। जनरल बजट जो कि हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में लाया जाता है और फेब से लेके मई तक का जो टाइम होता है इसे आप बजट सेशन या बजट सत्र बोलते हैं संसद का, जिसमें कि बजट प्रेजेंट करा जाता है, फिर बजट के ऊपर डिस्कशन होता है और उसके बाद बजट फाइनली पास हो जाता है। तो बजट का जो टेक्निकल नाम है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके बारे में संविधान के आर्टिकल 112 में डिस्कशन करा गया है। यानी कि आर्टिकल 112 में बताया गया है कि सरकार को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हर साल संसद में लानी होगी। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है वो हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो भी बजट से रिलेटेड जानकारी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि वो सारी जानकारी जो है वो ब्रीफ में डिस्कस करी जाएगी, यानी कि हम किसी भी चीज़ के डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो सोल पर्पस है वो ये है कि बजट के आने से पहले आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि भाई ये बजट होता क्या है और ये किस तरीके से संसद में पास करा जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये होता क्या है, तो एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं तो भारत सरकार जो है वो ये बताती है कि एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आएगा कहां से और वो पैसा जाएगा कहां पे, यानी बेसिकली रिसिट्स क्या क्या होंगी और एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे। इसके बारे में जो भी सरकार डिस्कशन करती है, जो भी सरकार एस्टिमेट्स देती है, उसको हम बजट के रूप में संसद में पेश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करी है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में ही डिस्कशन होता है बजट में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पर दिमाग में अपने में रखनी है। उसके बाद अदर चीजें जो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि भैया इतिहास कहां से शुरू होता है बजटिंग का, उसके बाद संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं, 2017 में पैराडाइम शिफ्ट्स आए बजट, इंडियन बजटिंग में वो पैराडाइम शिफ्ट्स क्या क्या थे, कौन से चेंजेस आए, मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है और पार्लियामेंट में क्या क्या चेंजेस लाए जाते हैं। सो बेसिकली जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बजट का एक, कहते हैं ना, एक भूमिका बनाने में हेल्प करेगा ये वीडियो। और जो स्टेट पीसीएस और जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इसमें जो है वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर इतिहास की बात करते हैं तो कभी 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट, सबसे पहले एक रफ बजट ईस्ट इंडिया कंपनी का लाया गया था। उसके बाद जब 1857 के वॉर के बाद कंपनी से पावर्स लेकर और डायरेक्ट क्राउन रूल इंडिया में आ गया, तो सबसे पहले 1860 में जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति ने भारत का पहला बजट जो है वो पेश करा। उसके बाद मॉन्टे मॉर्लो रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है, या आपके 1990 के जो रिफॉर्म्स थे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो आपके थे, यहां पर यह कहा गया कि फाइनेंस मेंबर को सेंट्रल लेजिस्लेचर में साल के पहले क्वार्टर में, ठीक है, यानी पहले तिमाही में आपको बजट पेश करना होगा। ठीक है, उसके बाद इनिशियली रेलवे बजट जो है वो जनरल बजट के साथ ही पेश करा जाता था, लेकिन एक्वर्थ कमीशन ने 1924 में ये कहा कि आप रेलवे बजट को अलग से पेश कीजिए, क्योंकि उस दौरान रेलवे के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे। और ये प्रथा जो है ना, ये चलती रही, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये प्रथा चलती रही। 2017 में आकर फाइनली इस चीज़ को एंड करा गया कि जब फिर से रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया। उसके बाद जो आर.के. शनमुगम चेट्टी थे, इन्होंने भारत का पहला बजट जो है वो संसद में पेश करा। तारीख आप याद रखिएगा, एसएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये तारीख। तो जो पहला बजट पेश करा गया था वो 7 महीने के पीरियड के लिए पेश करा गया था, अगस्त 15, 1947 से मार्च 31, 1948, अगस्त 15, 1947 टू मार्च 31, 1948 तक के लिए ये जो है वो बजट लाया गया था। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है इसकी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक ट्रिविया है कि मोरारजी देसाई जो हैं उन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार संसद में बजट स्पीच दी है, यानी सबसे ज़्यादा उन्होंने बजट प्रेजेंट करा है पार्लियामेंट में। तो इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखेंगे। बाकी अदर लोगों के नाम भी है, पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार एंड मेनी मोर। तो ये एक जनरल ट्रिविया है, ध्यान रख सकते हैं, कहीं पर लिखने के लिए आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 112, तो आर्टिकल 112 क्या कहता है, प्रेसिडेंट शेल रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर, तो भैया फाइनेंशियल ईयर आपका नॉर्मल ईयर से अलग होता है। फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है 1 अप्रैल को और वो चलता है 31 मार्च तक।
तो इंडियन फाइनेंशियल ईयर, भारतीय वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। Laid before both the houses of parliament a statement of estimated receipts and expenditure of government of India for that year। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर एस्टिमेटेड रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करी गई है। इन दिस पार्ट रेफर टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, यही मैंने आप लोगों को बताया था। बजट का टेक्निकल नेम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को जो है हर साल संसद के दोनों सदनों में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट को प्रस्तुत करना होगा। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट लिखा गया है, लेकिन वही है कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, या कह लीजिए कि कौन बजट को पेश करता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो बजट को पेश करता है। लेकिन परमिशन वगैरह सारी चीज़ों की कहाँ से आती है? जो ऑन पेपर यानी कि जो डी ज्यूरी जो अथॉरिटी है वो कौन है? आपका प्रेसिडेंट है। अदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 के क्या कहता है? प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट। तो आर्टिकल 113 ये कहता है भाई देखो, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, उससे जो खर्चा होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर और एक होता है मेड फ्रॉम CFI एक्सपेंडिचर। तो ये जो चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर होता है ना, इसके ऊपर पार्लियामेंट में किसी भी किस्म की वोटिंग नहीं करी जाती है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिएगा, वोटिंग जो है सिर्फ वो मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर के लिए करी जाती है, चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर के लिए वोटिंग नहीं होती है। सिर्फ इतनी सी बात को अभी के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। अप्रोप्रिएशन बिल क्या कहता है भैया? अप्रोप्रिएशन बिल ये कहता है कि बिना सदन की मंजूरी के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब सरकार बजट की फॉर्म में अपनी डिमांड्स रखती है, उनके ऊपर डिस्कशन होता है, और जब हाउस उन्हें पास कर देता है तो उन्हें ग्रांट बोला जाता है। फिर उन ग्रांट्स को अप्रोप्रिएट करने के लिए यानी कि फंड से पैसा लेने के लिए आप अप्रोप्रिएशन बिल सदन के अंदर लेकर आते हैं, और फिर जब वो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो फाइनली आपको पैसा मिलता है। उसके बाद आर्टिकल 15 में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोट ऑन अकाउंट, और आर्टिकल 116 में जो चीजें हैं इनको फिलहाल के लिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आप बस ये समझ लीजिए कि जो एक्सेस मनी अदर देन बजट जो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होती है उसके बारे में डिस्कस करा गया है। अभी क्या चीजें होती हैं डिटेल में हम फर्दर लेक्चर्स में इनको स्टडी करेंगे। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट नए प्रोविजंस लेकर आती है वो सभी बिल आपके फाइनेंशियल बिल्स के पार्ट होते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 117 में बताया गया है। तो आज के लेक्चर के लिए फॉर द पर्पस आप सिर्फ ये रट्टा लगाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, 112, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये कहाँ है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो बजट से रिलेटेड है। उसके बाद 2017 में कौन से चेंजेस बजट में आए हैं? तो 2017 में बजट में चेंजेस ये आए कि पहले बजट 28 फरवरी को पेश होता था, अब बजट 1 फरवरी को पेश होता है। उसके बाद रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ, यानी जो पहले अलग अलग पेश होते थे, कभी 1924 में एकवर्थ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको खत्म कर दिया गया। पहले बजट को प्लान एंड नॉन प्लान दो तरीके के एक्सपेंडिचर में बांटा जाता था, अब ये क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये चीजें क्या हैं ये भी जब बजट डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। The British era practice of separately presenting the union budget and the railway budget was done away with the recommendation of नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की एक कमेटी थी, उसने रिकमेंडेशन दिया, और उस कमेटी के मेंबर कौन कौन थे? विवेक देबरॉय और किशोर देसाई, ये दो लोग उस कमेटी के मेंबर थे। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बजट प्रिपेयर करने के लिए। इस इंफॉर्मेशन का तो आप रट्टा लगा लेंगे। सबसे पहले सभी मिनिस्ट्रीज को सर्कुलर भेजे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है भैया तुम्हारा क्या खर्चा है इस वित्त वर्ष में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। फिर कंसल्टेशंस आती हैं, एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज किस मिनिस्ट्री को कितना देना है, प्री बजट मीटिंग्स होती हैं अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, उसके बाद बजट की प्रिंटिंग होती है, और फिर बजट फाइनली संसद में पेश होता है। अब ना यहां पर एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बजट प्रिपेयर से और बजट प्रिपेयर और बजट प्रिंटिंग, ठीक है, तो जब बजट पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जब बजट को पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है तो प्रिंटिंग शुरू होने से पहले ना एक हलवा सेरेमनी होती है कि भाई इतना मेहनत करके इतने सारे जो है मिनिस्ट्री के स्टाफ ने, ब्यूरोक्रेट्स ने मिलके ये जो इतनी मेहनत करके जो बजट प्रिपेयर करा है, तो प्रिंटिंग शुरू होने से पहले हलवा सेरेमनी होती है। और ये जो प्रिंटिंग है ना, ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। जब
ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रेस में जब बजट प्रिंट होता है तो उस दौरान जितना समय लगता है इसको प्रिंट होने में, अथॉरिटीज़ जो होते हैं, जो अदर जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी उस प्रेस के अंदर ही रहते हैं, बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल सा प्रोसेस है ये। अच्छा, हालांकि पिछली बार क्या हुआ, 2021 में कोविड की वजह से जो 2021-22 का बजट था वो डिजिटली आया, उसके बारे में भी देखेंगे, मैंने आगे इन्फॉर्मेशन दिया। वो डिजिटली आया, उस साल प्रिंटिंग नहीं हुई थी, लेकिन हलवा सेरेमनी हुई थी। तो बेसिकली हलवा सेरेमनी क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ बजट जब पूरा हो जाता है, जब बजट कंप्लीट हो जाता है तो हलवा सेरेमनी होती है, उसके बाद फिर प्रिंटिंग शुरू होती है और फिर फाइनली बजट प्रेजेंट होता है। अच्छा, बजट के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा जाता है सदन में, इकोनॉमिक सर्वे। ये बजट के पेश होने से 1 या 2 दिन पहले सदन में आ जाता है। इस डॉक्यूमेंट को कौन प्रिपेयर करता है, इस डॉक्यूमेंट को भी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो इस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पर बता रखा है कि भैया फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब आया था, ये जानकारी यहाँ पर, ये थोड़ी सी स्टैटिक जानकारी है आप लोगों के लिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। यूनियन बजट ऐप, जो मैंने आपको बताया ना 2021-22 में जो बजट है वो डिजिटली आया, तो वो क्या था, मोबाइल ऐप थी जिसपे कुल मिलाकर के 14 बजट के जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुल मिलाकर के 14 डॉक्यूमेंट्स थे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो अदर चीज़ें थी, डिमांड फॉर ग्रांट्स और फाइनेंशियल बिल्स वगैरह सारी चीज़ें, वो इस ऐप के ऊपर लाए गए। इस ऐप का नाम क्या था, यूनियन बजट ऐप। बाइलिंगुअल ऐप थी, हिंदी और इंग्लिश में। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और आई मस्ट से अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस ऐप को जो है वो प्रिपेयर करा था। और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये डिमांड और ग्रांट जो होती है ना, देखो जब सरकार पेश करती है बजट को, वो जब अपनी मांगे रखती है उसको डिमांड बोलते हैं, जब पास हो जाता है तो वो ग्रांट बनता है। ये प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा, पहले भी मैंने बताया इसी वीडियो में, पर और आपको बता रहा हूँ मैं ये चीज़। अब बात करते हैं कि बजट भाई पार्लियामेंट में पहुंच गया तो अब होगा। देखिए, सदन में बजट को पेश करने की जिम्मेदारी होती है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की। जो बजट स्पीच है वो हमेशा आपकी लोकसभा में दी जाती है, राज्यसभा में कभी भी बजट प्रेजेंट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बार जब स्पीच पूरी हो जाएगी फिर बजट राज्यसभा में पहुंचेगा, उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा, फिर बजट डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास चला जाएगा, फिर वोटिंग शुरू होगी, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होगा और फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होगा। अब यहां पर थोड़ा सा इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस 1 फेब को लोकसभा में बजट स्पीच देते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन केस मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं तो वो उस एक दिन के लिए लोकसभा में जाएंगे और स्पीच देंगे। बजट कभी भी राज्यसभा में नहीं आता है। वंस द स्पीच इज ओवर, ध्यान से देखिएगा, एक बार जब स्पीच ओवर हो जाएगी उसके बाद बजट जो है वो राज्यसभा पहुंचेगा, फिर ये राज्यसभा में टेबल करा जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब राज्यसभा में बजट पहुंच गया, लोकसभा में बजट की स्पीच हो गई। जिस दिन बजट प्रेजेंट करा जाता है उस दिन किसी भी किस्म का डिस्कशन बजट पर नहीं होता। 2-3 दिन के बाद बजट पर एक जनरल डिस्कशन शुरू होता है। इसमें बजट को ऐसे ऊपर ऊपर से हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब जो भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो ऊपर ऊपर से बजट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो इसमें कोई खासा वो डिटेल में नहीं जाते हैं। जब जनरल डिस्कशन आपका ओवर हो जाता है तो जो 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, ठीक है, इनके पास बजट जाता है और ये बजट को इन डेप्थ इन डिटेल जाके स्क्रूटनाइज करते हैं और ये अपनी रिपोर्ट जो है फिर हाउस को सबमिट करते हैं। हालांकि ये किसी भी तरह का जो है वो डिडक्शन वगैरह जो है वो रेकमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सिर्फ बजट को स्क्रूटनाइज करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो हाउस में सबमिट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर जाकर के जो है, अब पहले जनरल डिस्कशन हो गया, उसमें किसी किस्म के रिडक्शन नहीं हुए, डिपार्टमेंटल कमिटीज ने बजट को स्क्रूटनाइज कर लिया, वो हाउस के पास रिपोर्ट आ जाएगी। अब उस रिपोर्ट के आधार पर फिर जो है वो फाइनली बजट के ऊपर अब डिस्कशन शुरू होंगे और अब ये देखा जाएगा कि भाई गवर्नमेंट ने जो डिमांड करी है वो कितनी जायज़ हैं और कितनी जायज़ नहीं है। मतलब कि मान लीजिए सरकार ने 1000 रुपये मांगे किसी काम के लिए, तो अब सदन तय करेगा कि भैया 1000 देने हैं कि 900 देने हैं कि 800 देने हैं या 1200 देने हैं, अब ये सदन तय करेगा। अच्छा, अपना एक चीज़ ध्यान रखना, जब डिस्कशन होता है तो कट मोशन आते हैं। कट मोशन किस लिए आते हैं? कट मोशन आते हैं भैया जो भी सरकार ने डिमांड करा है उसमें कटौती करने के लिए।
अब तो यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली, कि कट मोशन आ सकते हैं लेकिन कभी भी कट मोशन पास नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कभी नहीं होगा ये। अगर ऐसा हो गया कि कट मोशन आ गया तो वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की डिफीट हो गई, और आप ये समझ लीजिए कि सरकार गिर जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। मतलब कि मिनिस्ट्री को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कट मोशन लाए जरूर जा सकते हैं लेकिन वो कभी भी पास नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट में है ना, गवर्नमेंट के अपने लोग तो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे ना। तो ये बात है यहाँ पर। खैर, इस चीज को हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है, फिर ये डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, और फिर डिमांड जो है वो ग्रांट बन जाते हैं। अब इसमें जो अदर इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि एक तो वोटिंग जो है वो पूरे बजट के ऊपर नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बताया बजट के दो हिस्से होते हैं, एक चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर होता है। चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर के ऊपर किसी भी किस्म की वोटिंग नहीं होती है। वोटिंग केवल एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसी के ऊपर केवल वोटिंग करी जाती है। ठीक है जी। अब ये चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर, और इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो सैलरीज होती हैं, प्रेसिडेंट की सैलरी, मिनिस्टर्स की सैलरी, जजेस की सैलरी, ये सारे चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चा सरकार को करना ही करना पड़ेगा। इसमें किसी किस्म की कटौती या इसके लिए किसी किस्म की वोटिंग नहीं करवाई जाएगी। मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने बोला भैया हमें यहाँ पे ये ब्रिज बनाना है, इसके लिए पैसा चाहिए, तो अब ये मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर वोटिंग करी जाएगी। अच्छा, एक और चीज, वोटिंग केवल और केवल लोकसभा में होती है। राज्यसभा के पास तो वोटिंग का किसी भी तरीके का अधिकार है ही नहीं। राज्यसभा बजट के ऊपर वोट नहीं करता है। एक बार वोटिंग पूरी हो जाती है, वंस द वोटिंग इज डन, वंस द वोटिंग इज डन, उसके बाद क्या लाया जाता है, उसके बाद आता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल। और एक बार एप्रोप्रिएशन बिल आ गया मतलब बजट पास हो गया, अब सरकार उसमें से पैसा निकाल सकती है। एंड लास्ट में क्या आता है, फाइनेंस बिल आता है, जो मैंने आपको बताया था, जो भी टैक्स रिलेटेड और अदर जो भी गवर्नमेंट किसी भी तरीके का लेजिस्लेचर लाना चाह रही है, उसके लिए फाइनेंस रिलेटेड जो भी लेजिस्लेचर होंगे उसके लिए हम फाइनेंस बिल पास करेंगे, और फाइनेंस बिल पास करेंगे तो वो भी लागू हो जाएगा। तो एक ओवरव्यू हमने देख लिया है कि बजट क्या होता है और किस तरीके से काम करेगा। आई गेस आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। बाकी फर्दर जब बजट आ जाएगा तो और डिटेल में जाके हम प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे, और फिर मैं डिफरेंट वीडियोस में पूरे के पूरे बजटिंग को आप लोगों को समझाऊंगा। तो आई गेस ओवरव्यू के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। So thanks for watching this lecture, and please like, share and subscribe the channel.